Good evening, friends. Welcome back to Daily GS Analysis. Today we will gonna discuss some important questions which is important for UPSC 2024 preliminary examination. आज हम इस क्वेश्चन सीरीज में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और साथ के साथ कोशिश करेंगे कि उनके जो एनालिसिस हैं, जो आंसर्स हैं, उसको भी समझते चलें। क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी में मेंशन किए गए हैं, पर मैं इसके जो मॉडल या डिटेल्ड आंसर्स या क्वेश्चन जो हैं उनको मैं आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी बताता चलूंगा, ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का हमारा भाई या बहन है जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है अरावली की पहाड़ियां, दूसरा है वेलिकोंडा की पहाड़ियां, तीसरा है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां और चौथा है पालकोंडा की पहाड़ियां। अब नीचे दिया गया है, उपयुक्त में से कितनी पहाड़ियां भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल तीन और चौथा है सभी चारों। आपको बताना है कि इनमें से कितने जो हैं भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज अरावली हिल्स, सेकेंड वन इज वेलिकोंडा हिल्स, थर्ड वन इज महेंद्रगिरी हिल्स एंड फोर्थ वन इज पालकोंडा रेंज। How many of the above is or are located in the peninsular block of India? Only one, only two, only three or all four? So the correct answer for this question is option number D, all four is correct. सभी चारों जो है करेक्ट हैं। ये सभी चारों जो हैं भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित हैं। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा को कच्छ से लेकर दिल्ली के पास अरावली रेंज के पश्चिमी किनारे के साथ साथ चलने वाली एक अनियमित रेखा के रूप में लिया जाता है या लिया जा सकता है। उसके बाद यह राजमहल पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक लगभग यमुना और गंगा के समानांतर विस्तृत है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान बीसी खंड का विस्तार है। पश्चिमी बंगाल में मालदा भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से उत्तर पूर्वी भागों को अलग किया जाता है। प्रायद्वीपीय में ज्यादातर अवशेष और अवशिष्ट पर्वत है, जैसे कि अरावली की पहाड़ियां, नल्लामाला की पहाड़ियां, जावड़ी की पहाड़ियां, वेलिकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा रेंज और महेंद्रगिरी की पहाड़ियां आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होयसल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा है, होयसल मंदिरों को मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तीसरा है, होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। अब नीचे दिया गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, दूसरा है केवल दो और तीन, तीसरा है केवल एक और तीन और चौथा है एक, दो और तीन तीनों। So with the reference of the Hoysala architecture, consider the following statement. First one is the Hoysala temple is dedicated to the Lord Shiva. Second one is the Hoysala temple is considered to be the best example of the Dravidian style of temple architecture. Third one is Hoysaleshwara temple were built during the period of Vishnuvardhan Hoysaleshwara. Which of the statement given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only and option D is 1, 2 and 3. So the correct answer of this question is option C, only 1 and 3. होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु ऐतिहासिक रूप से दोरा समुद्र या द्वार समुद्र के रूप में ज्ञात है। होयसलेश्वर मंदिर, जिसे हलेबीडु मंदिर भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का मंदिर है, अतः कथन एक सही है। यह 1121 ईस्वी में होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, अतः कथन तीसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मंदिर हलेबीडु के समृद्ध नागरिकों और व्यापारियों द्वारा प्रायोजित एक निर्मित क्रिया द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर 240 से अधिक दीवार में संलग्न मूर्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध और जो मंदिर के बाह्य दीवार के साथ साथ संलग्न है। हलेबीड में एक प्राचीर युक्त परिसर में होयसल काल में निर्मित 3 जैन बसादी मंदिर के साथ साथ एक सीढ़ीदार कुआं मौजूद है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लौ की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। ठीक है, तो क्या आयरन की कमी से एनीमिया ज्यादा होता है। दूसरा है, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति वर्ष 2018 में सुभेद्य आयु समूहों के लिए में एनीमिया को कम करने के लिए शुरू की गई थी।
6x6x6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3 तीनों सही है। सो आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। सेकेंड वन इज एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी वॉज लॉन्च्ड इन 2018 टू रिड्यूस एनीमिया इन vulnerable age group. And third one is 6x6x6 strategy is related to anemia mukt bharat strategy. Which of the statement given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, and 1, 2, 3 and. So the correct answer for this question is option D. 1, 2 and 3, all these 3 statements are correct. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। यह क्षमता आयु, लिंग, धूम्रपान और गर्भावस्था के स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। लौह या आयरन की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। हालांकि फोलेट यानी विटामिन B12 और विटामिन ए की कमी, क्रोनिक सूजन, परजीवी संक्रमण और आनुवांशिक विकार भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था, मैंने बताया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो तीनों ही स्टेटमेंट ऊपर दिए गए हैं, तीनों ही करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। दूसरा है, तराई पट्टी भाबर के उत्तर में स्थित है। तीसरा है, तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल हैं, जिन्हें भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है केवल 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के कंटेक्स्ट में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 1, यानी केवल 1 और 3। अब पहला क्या है, उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। और तीसरा है, तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिससे पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल हैं, जिन्हें भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, यानी कि कथन 1 सही है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के मध्य है। जलोढ़ का जमाव अधिकतम 1000 से 2000 मीटर गहराई के बीच भिन्न भिन्न होता है। इस मैदान को उत्तर से दक्षिण तक 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, भाबर, तलाई और जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे खादर और भांगर में विभाजित किया जा सकता है। भाबर शिवालिक तलहटी के समानांतर ढलान के विखंडित स्थान पर 8 से 10 किलोमीटर के बीच एक संकरी पट्टी है। इसके परिणाम स्वरूप पहाड़ों से आने वाली धाराएं और नदियां चट्टानों और शिलाखंडों की भारी सामग्री जमा करती हैं और कभी कभी इस क्षेत्र में आकर विलुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई बेल्ट या पट्टी स्थित है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर है, जहां अधिकांश धाराएं और नदियां बिना किसी उचित सीमांकित प्रणाली के पुनः प्रकट होती हैं, जिससे तराई के रूप में दलदल का निर्माण होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप हैं, जिन्हें क्रमशः भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। अतः कथन 3 सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल विविधीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पादन से नई फसलों को जोड़ने से है। और दूसरा है, कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली से योगदान करती है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है केवल 1 सही, दूसरा है केवल 2 सही, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स to the agriculture production. Agroforestry contributes to a multifunctional production system. Which of the statement given above is or are correct? Option A is only 1 correct, option B is only 2 correct, option C is both and 1 and 2, and option D is neither 1 or not 2. So आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। फसल विविधीकरण से तात्पर्य नई फसलों या फसल प्रजातियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने से है, जिसमें एक विशेष कृषि क्षेत्र में
कृषि उत्पादन की पूरक मूल्य वर्धित फसलों के विपणन से लाभ प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि पहला कथन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा है फसल प्रणाली या किसी विशेष कृषि क्षेत्र में कई वर्षों की अवधि में उपयोग की जाने वाली फसलों, फसल अनुक्रमों और प्रबंधन तकनीकी से संबंधित है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों ही आपके जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ई गोपाला पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा है यह किसानों को डेयरी पशुओं की सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में मदद करता है। नीचे दिए गए उपयुक्त कथन में से कौन सा या कौन से सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही तो। सो इस क्वेश्चन का आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू द ई गोपाला पोर्टल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First statement is the web version of eGopala application was developed by the National Dairy Development Board, and the second option is it helps farmers to in the management of the common ailments of dairy animals. Which of the statement given above is or are correct? First option is only one, second option is only two, third one is both A and 2, 1 and 2, and the third one is neither one or not 2. So the correct answer of this question is option C, 1 and 2 both are correct. पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण और इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो दुग्ध उत्पादक किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए वास्तविक समय सूचना प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन 12 भाषाओं हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, असमिया और अंग्रेजी में उपलब्ध है। यह एप्लीकेशन किसानों को विभिन्न सूचनाएं प्रदान करता है और निम्नलिखित विषयों में मदद करता है। यह चारा लागत को इष्टतम करते हुए स्थानीय रूप से उपलब्ध चारा सामग्री का उपयोग कर डेयरी पशुओं के लिए संतुलित राशन तैयार करने के साथ ही इन दुधारू पशुओं की उत्पादकता और प्रजनन क्षमता में वृद्धि करने के लिए किसानों की मदद करता है। यह एथनो वेटरनरी मेडिसिन EVM का उपयोग करके डेयरी पशुओं के लगभग 29 सामान्य बीमारियों जैसे कि स्तनदाह, अपच, दस्त इत्यादि के प्रबंधन में किसानों की मदद करता है। इस खंड में EVM के माध्यम से रोग प्रबंधन प्रोटोकॉल पर विभिन्न भाषाओं में वीडियो भी उपलब्ध है, यानी कि कथन दूसरा भी सही हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र की सह्याद्री कहा जाता है। दूसरा है पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है और यह पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक निरंतर क्रम में है। तीसरा है पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है। पहला है ऑप्शन ए केवल एक सही, केवल दो सही, तीसरा एक और तीन और चौथा है दो और तीन। सो नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड सह्याद्री इन महाराष्ट्र। एंड सेकेंड ऑप्शन इज ईस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन and more continuous than the western Ghats. And the third one is the eastern and the western Ghats meet each other at the Nilgiri hills. So which of the following statements given above is or are not correct? So आपको इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है और यह पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक निरंतर क्रम में है। यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो एज पर क्वेश्चन ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कोआला प्रजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कोआला एक प्रकार के स्तनपायी हैं जिसे धानी प्राणी या मार्सुपियल्स कहा जाता है। दूसरा है वयस्क मादा कोआला वयस्क नर कोआला से आकार में बड़ी होती है। तीसरा है क्लैमिडमीडिया संक्रमण कोआला की संख्या में मौजूदा गिरावट का योगदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, दूसरा है केवल दो और तीन, तीसरा है केवल एक और तीन और चौथा है एक, दो और तीन, तीनों सही हैं। सो क्वेश्चन है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोआला के बारे में आपको बताना है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोआला स्पीसीज. Koalas are a type of mammals called marsupials. Second one is the adult female koalas are larger than adult male koalas. Then third one is chlamydia infection is one contribution factor to the current decline in koala numbers. Which of the statement given above are correct? Only 1 and 2, only 2 and 3, 1 and 3 only, and 1, 2, 3. So the correct answer of this question is only 1 and 3. केवल पहला और तीसरा जो है सही है, बाकी ये वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा आपका. अगला प्रश्न देख लेते हैं. कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित एक कम्युनिकेशन मॉडल है. दूसरा है यह उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करता है. उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है एक और दो दोनों, तीसरा है केवल एक और दोनों, दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे. आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं. अपवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला है अरीय प्रतिरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु के आसपास विकसित होता है. दूसरा है मुड़ी हुई स्थलाकृति में जालीनुमा प्रतिरूप विकसित होता है. उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो. So consider the following statement regarding the drainage patterns. First one is radial drainage pattern develops around a central elevated point, and the second one is trellis drainage pattern develops in folded topography. So which of the statements given above is or are correct? First one is only one correct, second one is only two correct, third one is both A and B दोनों correct, and the third one is neither one or not second. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज संप्रभु ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. संप्रभु ग्रीन बॉन्ड केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं. दूसरा है यह स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा. उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है आपको बताना है. फर्स्ट ऑप्शन इज केवल 1, सेकेंड वन इज केवल 2, थर्ड वन इज एक और दो दोनों, एंड द फोर्थ वन इज ना तो एक और ना ही दो. So with the reference of the sovereign gold green bond, consider the following statement. Sovereign green bonds are issued by the companies only. It will provide benchmark pricing, liquidity and demonstration effects for local issues. Which of the statements given above is or are correct? First one is only 1, second one is only 2, third one is both 1 and 2, and the fourth one is neither 1 or not 2. So the correct answer is option B, only second option is correct. यह स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए एक बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसे स्विफ्ट भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला है यह G10 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित है. दूसरा है स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे स्विफ्ट कोड कहते हैं. थर्ड वन इज क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा स्विफ्ट के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है. उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? पहला है केवल एक, दूसरा है केवल 3, तीसरा है एक और 3 दोनों, और चौथा है 1, 2 और 3. So with the reference to the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT, consider the following statement. It is controlled by the central bank of the G10 countries. An important component of the SWIFT messaging system is the SWIFT code. Cross-border interbank payment system is launched by Russia as an alternative to the SWIFT. Which of the statement given above is or are not correct? First one is only 1, second one is only 3, third one is 1 and 3 only, and the fourth one is 1, 2 and 3.
So the correct answer for this question is only third option is correct. क्रॉस बॉर्डर इंटरनेट बैंक पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा स्विफ्ट विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था, जो कि करेक्ट नहीं है. एज पर द क्वेश्चन आंसर तो ये थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बट जो कि स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में क्षेत्र तक सीमित होते हैं. भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात बल बढ़ता है. उपयुक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं, आपको बताना है. केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो, या ना तो एक और ना ही दो. So the 13 questions है. With the reference to the tropical cyclone, consider the following statement. Tropical cyclones are intense low pressure areas confined to the area lying between 30 degree north and 30 degree south latitude. ठीक है. और दूसरा है कि in India the force of the cyclone increases with the decrease in distance from the Bay of Bengal and Arabian Sea. So which of the statement given above is or are correct? Option 1 only one correct, option 2 only two, option C only 1 and 2, and option D neither one or not two. So the correct answer for this question is option A only one correct. ठीक है. Now the next question is राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है. दूसरा है राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है. अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है. केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना तो एक और ना ही दो. So with respect to the pardoning power of the governor, consider the following statement. First statement is under Article 161 of the Indian Constitution, the governor of the state can grant pardon against any law. And the second statement is governor cannot pardon a death sentence. Which of the statements given above is or are correct? First option A is only one, option B is only two, option C is both 1 and 2, and option D is neither one or not two. So राष्ट्रपति के क्षमादान या राज्यपाल के क्षमादान शक्ति की बात हो रही है यहाँ पर. So the correct option for this question is option B, यानी कि राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है. ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है. निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण भू आकृतियां हैं? सबसे पहला है जलोढ़ पंख, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है नदी रोधिकाएं, और चौथा है घाटियां, और पांचवा है जल गर्तिका. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनना है. केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 2, 3 और 5, केवल 1, 2 और 3, और केवल 1, 3 और 4. So which of the following are the depositional landforms? First one is alluvial fans, second one is deltas, third one is point bars, fourth one is valleys, and the fifth one is portholes. Select the correct answer using the codes given below. Option A is 1, 2, 4 and 5 only. Option B is 2, 3 and 5 only. Option C is 1, 2 and 3 only. And option D is 1, 3 and 4 only. So correct answer for this question is option C again, which is 1, 2 and 3. जलोढ़ पंख, डेल्टा और नदी रोधिकाएं भू निक्षेपण आकृतियां हैं. ठीक है जी. So alluvial fans, deltas and point bars are the depositional landforms. ठीक है. Now moving to the next question. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला कथन है लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है, और दूसरा है पीट मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है. उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फोकस ऑन दिस नहीं. फर्स्ट ऑप्शन केवल एक सही, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो. So now again consider the following statement. Saline soil lack in nitrogen and calcium.
peaty soil are found in the areas of heavy rainfall and high humidity. Which of the statements given above is or are not correct? Option A is only 1, option B is only 2, option C both 1 and 2, and option D neither 1 or not 2. So the correct answer for this question is option D, neither 1 or not 2. पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे वैष्णव मत के अनुयायी थे। ठीक है, किसी की बात हो रही है जिसके बारे में आपको बताना है किसकी बात हो रही है। वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने लोगों के बीच भक्ति का प्रचार किया और मोक्ष के सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्होंने छुआछूत के भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया। वे वेदांत और विशिष्ट द्वैत वेद पर उपशाखा के प्रमुख प्रस्तावक थे। उपयुक्त कथन रूप भारत के निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का उपयुक्त वर्णन करते हैं? पहला है तिरुवल्लुवर, दूसरा है आदि शंकराचार्य, तीसरा है दादू दयाल और चौथा है श्री रामानुजाचार्य। Consider the following statement. He was a follower of Vaishnavism. He preached bhakti among the people and taught about the principle of salvation. He revolted against the discrimination of untouchability. He was the chief proponent of the Vaishnav Vishishtadvaitvad sub-school of Vedanta. The statement given above most appropriately describe which of the following philosopher of India? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, श्री रामानुजाचार्य के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परियोजना का मुख्य लक्ष्य समुद्री कचरे को रोकने और कम करने के विकासशील देशों की सहायता करना है। दूसरा है, ग्लोलिटर पार्टनरशिप मलेशिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच एक परियोजना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। Which of the following regimes are under multilateral export control regimes (MECR)? क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा 18th का दैट इज फर्स्ट वन। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वायुमंडल का विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। दूसरा है, वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। With the reference to the atmosphere, consider the following statement. The atmosphere extends up to the height of above 1000 kilometers. And the second statement is the atmosphere is composed mainly of carbon dioxide. Which of the statement given is or are correct? Option 1 only, option 2 only, 1 and 2 both, and ना तो एक और ना ही दो, neither 1 or not 2. So the correct answer of this question is option D, ना ही एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था MECR के अंतर्गत शामिल हैं? पहला है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया समूह, तीसरा है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था और चौथा है वासनर रेजिमेंट। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 और केवल 1, 2, 3 और 4। So which of the following regimes are under the multilateral export control regime? Nuclear suppliers group, Australia group, missile technology control regime or Wassenaar arrangement? Select the correct answers using the code given below. Option A is 1, 2, 3 only. Option B is 2, 3, 4 only. Option C is 1, 2, 1, 3 and 4 only. And option D is 1, 2, 3 and 4 only. So the correct answer for this question is option D. All these statements are correct. All these groups are correct. Now moving to the next question. सूखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों को सदैव गरीबी रेखा से नीचे बनाए रखने के लिए सूखा एक प्रमुख कारण है।
क्या ये सही है या नहीं? दूसरा है वर्ष 2000 में सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई। तीसरा है सूखा प्रवण जिले भारत की कृषि योग्य भूमि के 42% की प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। With the reference to drought, consider the following statement. Drought is a major factor for keeping people below the poverty line forever. Second one is the number of the duration of droughts has increased by 29% since 2000. Drought-prone district accounts for 42% of the India's cultivable lands. Which of the following statement given above is or are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 only, option C is 1 and 3 only, and option D 1, 2 and 3 only. So the correct answer for this question is option D 1, 2 and 3 only. Now moving to the next question. निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर वलय है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण और चौथा है वरुण। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 और केवल 1, 2, 3 और 4। So which of the following planets have rings around them? First one is Jupiter, second one is Saturn, third one is Uranus, and the fourth one is Neptune. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 3 and 4 only, and option D 1, 2, 3 and. So the correct answer for this question is option D 1, 2, 3 and 4. All these having the rings. These all are having rings. ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निष्क्रिय ईओएस पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण का पता लगाता है और बादलों को भी पार देख सकता है। दूसरा है सक्रिय ईओएस पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करता है और लौटते सिग्नल की माप करता है जो पृथ्वी की सतह के बारे में सूचना प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। With the reference to the Earth Observation Satellite EOS, consider the following statement. Passive EOS detects radiation reflection of the Earth's surface and can see through the clouds. The second one is active EOS transmits energy towards the Earth and measures the return signal which provides information about the Earth's surface. Which of the statements given above is or are correct? First option is only 1 correct, B option is only 2 correct, C option is both 1 and 2, and the D one is neither 1 or not 2. So the correct answer for this question is option B only 2. So this one is the correct statement. Now moving to the next question. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 1 और 2 या ना तो 1 और ना ही 2। So consider the following statement. On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun. On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun falls on the equator. Which of the following statement given above is or are correct? Only 1, only 2, both 1 and 2, or neither 1 or not 2. So the correct answer for this question is option C, 1 and 2 both are correct. Now moving to the next question. प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश प्राथमिकी बाजार के माध्यम से लाई जाती है। दूसरा है यह आम लोगों
की को प्रतिभूतियों की बिक्री है। तीसरा है शेयर बाजार में बड़ी संख्या में आईपीओ का जारी होना स्वस्थ व्यवस्था अर्थव्यवस्था का संकेत है। और चौथा है कंपनी के लिए इसकी निश्चित परिपक्वता अवधि होती है। सो इस क्वेश्चन में जो सही नहीं है दैट इज ऑप्शन डी। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो एज पर क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में जानना हो तो मैं आपको क्वेश्चन अगर चाहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ। विद द रेफरेंस टू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आईपीओ which of the following statement is not correct? First statement is initial public offering are brought through the primary market. Second option is it is the selling of securities to the public. Third one is assurance of large number of IPO in the stock market is a sign of healthy economy. And the fourth option is it has definite maturity for the company. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, it has definite maturity of the company is not correct. Now the 27th question, निम्नलिखित में से कौन सा देश मिन्स्क समझौते का भागीदार है पहला है रूस, दूसरा यूक्रेन, तीसरा है भारत, चौथा है यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें बताना है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 2, 3 और 4 सही है, या केवल 1, 2 और 3 सही है। So which of the following statement countries is not a part of Minsk agreement? Which of the following countries are not a part of the Minsk agreement? First one is Russia, Ukraine, India, and United Kingdom. Select the correct answers using the code given below. Option 1 is 1 and 2, option B is 2 and 3, option C 3 and 4, and option D 1, 2 and 3. So the correct answer for this 27th question is option A 1 and 2 only. तो केवल रूस और यूक्रेन जो है मिन्स्क समझौता जो हुआ था उसके भागीदार हैं। 28th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। दूसरा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2। सो आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट? द सेकेंड वन इज ए रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट, option 2 is only 2 correct, option C both 1 and 2, and option D neither 1 or nor 2. So the correct option for this question is option B, which means only second statement is correct. Now moving to the next question, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी स्थान पर वायु के तापमान को नियंत्रित करता है? पहला है अक्षांश, दूसरा है तुंगता, तीसरा है वायु सहती का परिसंचरण, और चौथा है महासागरीय धाराएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। Which of the following factor controls the temperature of the air at any place? First one is the latitude, second one is the altitude, third one is the air mass circulation, and the fourth one is ocean currents. So the correct answer for this question is option D 1, 2 and 3 and 4. All these options are correct. Now moving to the last question. निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है महासागरीय पर्पटी चट्टानें महाद्वीपीय पर्पटी चट्टानों से पुरानी होती हैं। दूसरा है मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का प्रयोग कर उत्तर का चयन करना है आपने। ऑप्शन है केवल 1 सही, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। So which of the following statement is or are correct? The ocean crust rocks are older than the continental rocks. Volcanic eruption are common along the mid or oceanic ridges. Mid-oceanic ridges. Select the correct answer using the code given below. First, A option is only 1, B option is only 2, C option both 1 and 2, and D is neither 1 or nor 2. So the correct answer for this question is option B. Only second option is correct. First one is not correct.
तो आज के लिए इतने ही प्रश्न, 30 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी भी साथ के साथ करते रहें। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड आगे के लिए 30 क्वेश्चन फिर से मैं तैयार करके आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।